बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। अगर ये कहा जाए कि पूरे निज़ाम पर सवालात उठाने वाली तहरीक इंसाफ की आज अपनी सियासत एक सवाल बन चुकी है तो ये कहना शायद गलत ना होगा। सवाल उठ रहे हैं कि पीटीआई की एहतजाजी तहरीक और पार्लिमानी सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा। ये भी सोचने की बात है कि अगर एहतजाजी तहरीक के पीछे कोई हिकमत अमली है तो फिर पार्टी में मौजूद तकसीम उसके सिमत का तयन क्यों नहीं होने दे रही। 5 अगस्त को जो एहतजाज हुआ वो कामयाब है या नाकाम, इस पर पार्टी के मौक़िफ़ में तजाद क्यों है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर उसे कामयाब शो समझते हैं तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इस एहतजाज की शिकायत इमरान खान साहब को लगाने की बात क्यों कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, 9 मई के केसेस में सजाओं और नाअहलियों के बाद पीटीआई ने सारे फैसले सड़कों पर करने हैं या पार्लिमानी सियासत का हिस्सा रहना है, इस पर भी पार्टी बयानिया तकसीम नजर आता है। इमरान खान साहब पैगाम दे चुके हैं कि 9 मई केसेस की वजह से खाली वाली सीटों के ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया जाए, मगर पीटीआई के रहनुमा निसार अहमद जट कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी की राय यह है कि ज़िमनी इलेक्शन को लड़ा जाएगा, लेकिन हतमी फैसला इमरान खान साहब करेंगे। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर पीटीआई इलेक्शन बायकॉट की तरफ जाती है तो एक और बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर हो सकता है। इमरान खान साहब की सियासत के लिए सवाल यह भी है कि हुकूमत की तरफ से जो इस वक्त मुज़ाकरात की ऑफर्स आ रही हैं, क्या पीटीआई उन्हें संजीदगी से ले रही है। जरा से ये खबरें हमारे सामने कि एहतजाजी तहरीक में जान डालने के लिए पीटीआई की लीडरशिप शेर अफजल मरवत को भी पार्टी में वापस लाने पर मुशावरत शुरू कर चुकी है, लेकिन अलीमा खान साहिबा अब भी शेर अफजल मरवत की मुखालिफत करती हुई नजर आती हैं। एक अहम नुक्ता यह है कि क्या इमरान खान की बहनों को नाराज करके शेर अफजल मरवत को पार्टी में लाया जा सकता है। बैकडोर मुज़ाकरात का महाज हो या सियासी महाज, कानूनी हो या फिर पार्लिमानी महाज, पीटीआई हर महाज पर आज हमें एक बैकफुट पर नजर क्यों आ रही है। हुकूमत तगड़ी है या अपोजिशन से गलतियां हो रही हैं, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सनाउल्लाह मस्ती खैर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीटीआई की सर पूरी सियासत का दारोमदार इसी पे चल रहा है, अब एहतजाज एक हो गया, अगला आने वाला है। आप तो इसके एक कामयाब एहतजाज गर्दानेंगे, लेकिन आपकी नज़र में क्या वाकई 5 अगस्त का एहतजाज जो आप लोगों ने किया वो कामयाब था, उतना कामयाब था जितनी आपकी तवक्कुआत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरवत, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया अपनी पार्टी का माफ़ी ज़मीर बयान करने का। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी कामयाबी का सर्टिफिकेट ये है कि हमारे जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये कहा है कि बहुत कामयाब शो था। मैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की लीडरशिप को और पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। ठीक है। बाकी जहाँ तक मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और 2002 से ऑनवर्ड असम्बलीज़ का हिस्सा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस कारज़ारे सियासत में और पार्लिमान की सियासत में मैं आ रहा हूँ। तो अगर आप देखें कि अगर तो हालात नॉर्मल हों, सियासत करने की इजाज़त हो, रूल ऑफ द लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपके पास सिविल लिबर्टीज़ का आपको प्रोटेक्शन की इजाज़त हो, आपका मीडिया आज़ाद हो, उन हालात में अगर हम करेंगे एहतजाज तो उनकी क्या नौइयत होगी। जहाँ जुल्म हो, जबर हो, फस्तायत हो, हमारी पार्टी का निशान छीना जाए, हमारी पार्टी को इलेक्शन बैन न किया जाए, मकबूल लीडरशिप को आप जो है उनको मार के, टॉर्चर करके, जेलों में डाल के उनसे पार्टी अब छुड़ाएं। फर्स्ट लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप, फोर्थ लीडरशिप, पार्टी उनसे छुड़वा दी जाए। फिर ये कहा जाए कि अब जो है ये पैरालाइज्ड हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी लीडरशिप जेलों में पड़ी है और ऊपर नीचे सज़ाएँ दिला रहे थे और कि इसके इनके पास तो टांगे की सवारियां भी नहीं है। फिर इलेक्शन अवाम लड़े, सीटें मिली, आए। तो ये कौन सा तांगा पार्टी के इसके अंदर तांगे की सवारियां होनी चाहिए। इसमें देखें ना जी, शायद वो लोग समझते थे, शायद जिनको ये भूल है ये समझते थे कि हम शायद जो है वो पार्टी को बैन कर लेंगे, निशान छीन लेंगे, लीडरशिप चली जाएगी, चीफ मिनिस्टर चले जाएंगे, फेडरल मिनिस्टर चले जाएंगे, तो इमरान खान का नज़रिया, इमरान खान का काज, जो मैनिफेस्टो है, जो पीटीआई का मंशूर है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अवाम ने तो नहीं देखा वो। अवाम ने तो हमें जो आज़ाद निशान, मैं मुनासिब नहीं समझता कि वो निशान आपको क्या बताऊं। पार्लियामेंट के अंदर जितना सी आपके पास मौका तो था, पार्लियामेंट के अंदर असेंबलीज के अंदर बैठ के सियासत क्यों नहीं किया आप लोगों ने। इसमें देखें जी, हम माशाल्लाह कर रहे हैं, मर्दानावार मुकाबला कर रहे हैं, सड़कों पर कर रहे हैं।
ہم دیکھیں اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں جتنا مقابلہ کر رہے ہیں. پچھلے بجٹ سیشن میں ہمیں 8 گھنٹے جو ہے وہ انہوں نے ڈیلیگیٹ کیے تھے جو ہمارے اسٹرینتھ کی بنیاد پہ تھے. ہم نے 28 آورز جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہے جی. ہم نے بجٹ کو اکھیڑ کے رکھ دیا ہے. ان کی پالیسیز, ناکام پالیسیز کو جو انسٹالڈ رجیم ہے فارم 47 کی حکومت کے, اس جو ہے وہ بجٹ کو, جو ان کی پالیسیز کو ہم نے اکھیڑ کے رکھ دیا ہے جی. اور آئے روز جو ان کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, ہم ان کو نہ صرف پی ایس سی کے پلیٹ فارم پہ, چاہے جو بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے, ہم میڈیا کے سامنے بھی بات کر رہے ہیں, عوام کے سامنے بھی بات کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں جی, آپ نے جو بنیادی کوشچن کیا ہے کہ احتجاج ثروت 170 آلموسٹ ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں, ہر جگہ احتجاج ہوا ہے. میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں, میں نے کل بھی کہا ہے کئی دفعہ میڈیا کے میں کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اجازت دینے کو تیار ہوں تو میرا حلقہ انتخاب بکر ہے, مجھے آپ موقع دیں, میں یہیں نکلتا ہوں اسلام آباد میں. اگر 10 منٹ میں 10,000 بندہ اکٹھا نہ کر سکا تو میں ریزائن کر دوں گا اسمبلی کی سیٹ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فستائیت کے دور میں جب ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, اس کے باوجود لوگوں کا نکلنا ہر جگہ, اور پاکستان کے کیا کشمیر, گلگت بلتستان, چاروں صوبائی, اور ایون دیٹ پنجاب, اور آپ کے ہمارے جو 5 چیپٹرز ہیں انٹرنیشنل, جو ہمارے چیپٹرز ہیں ثروت, وہاں پہ آپ نے دیکھا کتنا بڑا کٹ ہوا ہے جی. اور جو خاص کر اس دفعہ خیبر پختونخوا میں جوش, جذبہ, ولولہ, اور تو حکومت بھی اپنی ہے نا, پھر وہاں پر وسائل کا استعمال بھی اپنا ہے. میں آج ایک پوری رپورٹ پڑھ رہی تھی, دنیا کی جو بہترین اور بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8ویں نمبر کے اوپر ہے. اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے, لیکن سر پھر اتنی بڑی سیاسی جماعت ہونے کے باوجود سیاست کا عملی مظاہرہ کیوں نہیں نظر آتا؟ سیاست سڑکوں پہ کیوں ہے؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کیوں نہیں کر لیتے؟ ابھی دوبارہ بھی تو آفر کرائی ہے انہوں نے آپ کو, کیا وہ بیٹھو بات کر لو, کیا وجہ ہے؟ بالکل, میں پولیٹیکل ورکر ہوں. پاکستان کی تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس سے بڑی مقبول لیڈرشپ کوئی نہیں آیا. ایشیا کی سب سے بڑی پارٹی میں کہوں تو یہ مذائقہ نہیں ہوگا. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, بات چیت پہ بلیو رکھتے ہیں, اور بات چیت کرنے میں کوئی عذر بھی نہیں ہے, لیکن بات کن سے کریں؟ حکومت سے. کن بنیادوں پہ کریں؟ کیونکہ وہ حکومتی لوگ ہیں. کیا ہمارا جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے, کیا وہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں گے؟ سر اس کے بعد آپ اسمبلیوں میں بھی تو آئے نا, ایک طرف آپ کا یہ بھی الزام ہے, پھر آپ لوگ اسمبلیوں میں بھی تو آ کر بیٹھے. اس کا ہرگز ثروت مطلب یہی نہیں ہے کہ اگر ہمیں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, جو ہمیں 180 سیٹ ملی ہیں, تو اس کے باوجود اگر ہم الیکٹ ہو کے جو بچے ہیں لوگ, اگر وہ پارلیمانی نظام جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, تو ہم نے کہا یار چلو یار, جو بھی ہمیں ایونیوز مل رہے ہیں, مواقع مل رہے ہیں, اس کو یوٹیلائز کریں گے. جیسے میں آپ کے پروگرام میں, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ہاں, بات ہوگی, بالکل بات ہوگی, بات ہو سکتی ہے, لیکن ان کو ایسا ایٹماسفیئر, ایسا جیسچر شو کرنا چاہیے جو خان کو, جو جیل مینول کے تحت, جو قانون کے تحت, جو ان کی پولیٹیکل لوگوں سے اور فیملی سے اجازت ملنے کی اجازت ہے, وہ ملنے دیں. مطلب خان صاحب کو بنی گالا وہ شفٹ کرے تو آپ لوگ بات کریں گے؟ ہم ان سے بالکل, ہم کو نہ بھیک مانگ رہے ہیں, نہ ہم کو ڈیل مانگ رہے ہیں, نہ ڈھیل مانگ رہے ہیں. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیل مینول کے تحت, جو ہمارے آئینی اور لیگل جو ہمارے وہ ہیں, اس کے خان کو ملاقات کرنے دیں. ہم جو سینئر لیڈرشپ خان کے پاس جائے گی, اور ایسا ایٹماسفیئر دیں جہاں پہ وہ بگڈ سسٹم نہ ہو. ہم خان سے مذاکرات کریں. وہ تو پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے, جب سے عمران خان صاحب اندر ہے نا, بگڈ سسٹم چل رہا ہے, وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کیا ہے. میں ملا تھا, میں لاسٹ ایئر 17 جولائی 2024 کو ملا تھا. لمبا عرصہ گزر گیا خان صاحب سے ملاقات کیا گیا آپ کو. کسی ملنے نہیں دیا, اس کے بعد کس کو ملنے دیا؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. میں نے جاتی ہیں, نہیں ملنے دیتے جی. وکلا جاتے ہیں, 6 کا جو پینل جو ہائی کورٹ میں جیل سپرنٹینڈنٹ کی کمٹمنٹ ہے, اور ہائی کورٹ کے ججز کا 3 رکنی جج بینچ کا فیصلہ ہے کہ آپ یہ میکانزم, انہوں نے SOPs طے کی کہ آپ جو ہے وہ ٹیوزڈے کو ان کی فیملی آئے گی اور ان کے وکلا جائیں گے, اور جو ہے تھرسڈے کو جو ہمارے پولیٹیکل ان کے رفقا کا ان سے ملاقات. لیکن کیا ملاقات ہونے دی جا رہی ہے؟ نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے. اب 14 اگست کو کیا کریں گے؟ کیا آپ لوگ مروت صاحب کی انٹری کروائیں گے, ان کے ذریعے بندے اکٹھے کروائیں گے, چاہ کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ اب مروت صاحب میرا بھائی ہے,
मरवा साहब बहुत जरूरतमंद आदमी है, बहादुर आदमी है, मतलब ले उनको दलेर आदमी है, उसकी बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं। उसने, मैं समझता हूँ कि जब तमाम हमारी लीडरशिप रिपोर्ट थी, लीडरशिप जेलों में थी, बड़ा उन्होंने जिगरा दिखाया उसने, तो मैं उसके कातलाना हमले उस पे हुए हैं, उस पे कातलाना हमले हुए हैं, उस पे जो किया गया है, लेकिन वो मेरा भाई है। साथ साथ आपको पता है कि पार्टी का डिसिप्लिन भी होता है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर कुछ कुछ गारंटियां ले दे के, वो सीधा आदमी है, बहादुर आदमी है, दलेर आदमी है, कुछ बातें आप मुझसे बार बार क्वेश्चन करेंगी ना सरवत। मैं सर जानना चाह रही हूँ कि आज तो भी यहाँ पे ये मीडिया चैनल्स के ऊपर फटे चलते रहे कि जी मरवत साहब की वापसी हो रही है, पार्लियामेंट में बैठकर पीटीआई के लोगों ने सोचा है, कुछ लोगों ने कहा कि जी इनको लाना चाहिए अगर 14 अगस्त का एहतजाज कामयाब कराना है, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं पहले ये गारंटियां दे के हमारे खिलाफ ये बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब नहीं, मैं वो मेरा भाई है, मैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है और गाय बगाए आज भी सुबह मुलाकात उनसे हुई है। अच्छा, तो अपराइट आदमी है, निडर आदमी है, बहादुर आदमी है। पाकिस्तान की इस टीम में बड़े कम लोग ऐसे आप लोग क्यों उन पे इल्जाम लगाते हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे? उसमें हमारे खिलाफ बड़ी साजिशें भी हैं, हमारे खिलाफ कोई मुखालफीन हैं, कोई सानू मरण दा शौक भी सी, कोई शहर दे लोग भी जालिम सन। तो मैं अपने भाई को कहूँगा कि बहुत बड़ी पार्टी है, जो डिसिप्लिन है, खान की जो आइडियालॉजी है, खान की जो आइडियालॉजी पे जो फॉलो करेगा वो पार्टी में रहेगा। नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को कहने तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मरवत साहब इतने बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए ख़तरा बन जाएंगे, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो शायद इमरान खान साहब की जगह ले लेंगे, विकेट की तरफ दोनों तरफ खेलने के इल्ज़ामात थे। उसके बाद एक आदमी कब तक चुप रहेगा? वैसे आप बताइए। नहीं, खान साहब ने मेरी पार्टी का एक चेयरमैन बनाया है जिसका नाम बैरिस्टर गौहर खान, फिर मेरा एक जनरल सेक्रेटरी है, फिर मेरी पार्लिमानी लीडर है, लीडर ऑफ द पोजीशन है, फिर मेरा चीफ व्हिप है। ये खान ने बनाए हैं, उनकी ताज़ीम रिस्पेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है अगर मैंने पार्टी में रहना है। अगर मेरे को ज़ाती व्यूज़ हैं, मेरे साथ कोई ज़ाती नाइंसाफ़ी कर रहा है तो मैं उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे टेकअप करूँ, ना कि मीडिया में करूँ। पहले हम जो हैं वो ज़ेर अताब हैं, हम पे जुल्म जबर फस्तायत हो रही है, और फिर ऐसी बातें हम लेके मीडिया में जाएंगे या बाहर जाएंगे तो हमारे प्रॉब्लम मसाइल बढ़ते जाएंगे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस इंशाल्लाह हम अपनी गलतियों को रिविजिट करेंगे, खामियों को दूर करेंगे, हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, बहुत से लोग आएंगे, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को हम शामिल करेंगे। बस मैं आपकी बात समझ गई। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को शामिल करेंगे और नए वलवले, नए जज्बे, नए तनतने से हम करेंगे। अलीमा खाना मेरी बहन है, मेरी इज़्ज़त है, इमरान खान की बहनें हैं, वो शेरुल खान मरवत की भी बहनें हैं, उनकी ताज़ीम बतौर बहने इमरान लाज़िम मज़ूम होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये बताएंगे जो नया जज्बा, नई तनतनाहट है पीटीआई की, ये तो तब बहाल होगी ना सनाउल्लाह साहब जब इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान पहुंचेंगे, कुछ मेल मुलाकातें होंगी, कुछ रैलियां होंगी, कुछ खाबे चलेंगे, उसके बाद कुछ बात आगे बढ़ेगी। तो कब आ रहे खान साहब के बेटे? इंशाल्लाह खान साहब के बेटों ने ये अनाउंस किया हुआ है, आपने लाइव भी उनको सुना है और उन्होंने अप्लाई भी कब कर दिया है, नाइकोप के लिए भी और वीज़े के लिए भी। नाइकोप का तो एक प्रोसेस ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में भी हाजिर है, वरना 2-3 दिन में भी हो जाएगा। हुकूमत की टांगें सरबत कांप रही हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि जी इन्होंने एहतजाज करके देख लिए, सारा कुछ कर लिया। नहीं, वो इमरान खान के बेटे क्या कर, उनकी टांगें कांप रही हैं। जो पीटीआई जो है, जो हम लाएमल बना रहे हैं, जिस नए अंदाज में हम जो सियासत शुरू कर रहे हैं, और जो इंशाल्लाह हम गुगलियां मार रहे हैं ना सियासत में, अच्छा, कि वो आप देखेंगे कि पीटीआई जो है वो ब्रेन भी रखती है, साहिब और राय भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं और कैपेबिलिटीज़ भी हैं। और बात नहीं करते आप लोग, माजरत के साथ सनाउल्लाह साहब, बात फिर भी नहीं करते आप लोग। कैपेबल भी हैं, पंजाब से बंदा भी नहीं निकाल पाए, और आप लोग मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आते। मौलाना साहब से जाके बातें आप लोग सारी करते हैं, उनके ड्राइंग रूम में बैठ के खाना खा के चाय पी के आते हैं, बाहर आके आप लोगों की फिर वही लड़ाई रहती। क्यों? सरवत, आप एक बड़ी फेमस एंकर हैं। नहीं, मैं तो सर मैं बहुत माना आप एक फेमस एंकर हैं। आप अपने, ये आपकी, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट है, ये आपकी ये पॉलिटिक्स का है। आप अपने घर से निकलती हैं, आपको घर से कोई नहीं निकलने देता, बाहर पुलिस के पैरे हैं, फिर आप रास्ते में आते हैं, आपके गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं, आपके बैंक बैलेंसेस बंद कर देते हैं, आपकी गाड़ी की एक्साइज वो वाले बंद कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम इन मुश्किलात से, इन परेशानियों से घबराने वाले नहीं हैं।
ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان کے پارلیمنٹیرین اور لیڈرز ڈٹ کے کھڑے ہیں. انہوں نے فسطائیت کا مظاہرہ کر لیا ہے، ہم پہ مقدمات قائم کر لیے ہیں، ہر ورکر پہ سینکڑوں مقدمات ہیں. اب چھوٹے آدمیوں پہ دیکھیں جی، میرے ضلع میں ابھی میرے ورکرز نے اور میرے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکروں نے وہاں نکالا ہے، ان کو بالکیفی ہر لانچ کر دی گئی ہیں. تو یہ فسطائیت جو ہے، کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت چہرہ پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑے ڈیموکریٹک ہے. سر میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے بڑے سخت حالات سے گزر رہی ہے. میں اس بات سے بھی آپ کے اتفاق کرتی ہوں کہ لوگوں پہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پہ ایسے کچھ درجنوں ایف آئی آر درج کر دی گئی. آپ کے لیے ماحول نہیں ہے، جگہ جگہ ناکے ہیں، گرفتاریاں ہیں، چھاپے ہیں، گھروں پر ریڈز بھی پڑ رہی ہیں. تو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے سر ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سے اگر بات ہو سکتی ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو آپ لوگوں کے ریزرویشنز ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آئیے بات کیجیے. تو کوئی راستہ آپ لوگوں کو بھی تو ہموار سر کرنا ہوگا نا. اگر وہ پیچھے ہٹیں گے تو بھی پی ٹی آئی کی جیت ہے، اگر آپ کی ڈیمانڈز کو تسلیم کر لیا جائے گا تو بھی پی ٹی آئی کی جیت ہے. ہم جی رول آف لا پہ، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ، سول لبرٹیز پہ، اور جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اگر پھر خوف زدہ ہیں تو ہم فریش الیکشن میں جانے کو بھی تیار ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے. اور پی ٹی آئی تو آج کھڑی ہو جائے الیکشن میں تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں تمام ادارے میرے لیے قابل احترام ہیں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میری بڑی کلیئرٹی ہے. میں الفاظ بیان کرنے میں، منسنگ آف مائی ورڈز میں بیان کرنے میں ملکہ رکھتا ہوں. اللہ نے جرأت بھی دی اور صلاحیت بھی دی ہے. جو اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہیں وہ زمین سے کسی سے نہیں ڈرتے. بے شک بے شک ہمارا ایمان ہے، موت نے آنا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستانی انسٹیٹیوشن ہے، جن کا جو آئین میں کردار متعین ہے، وہ اپنے کردار کے مطابق کام کریں. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. ایسا جسچر بنائیں جو ہائی کورٹس کے فیصلے ہیں ان کو اون کریں، جو سپریم کورٹس کے فیصلے ہیں ان کو اون کریں، جو یہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کو غیر قانونی اللیجیٹیمیٹ میں سمجھتا ہوں کہ بونڈے انداز میں ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. ہماری پارلیمانی لیڈر کو کیا گیا ہے، ہمارے ایس آئی سی کے چیئرمین کو کیا گیا ہے، سینٹ کے ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹر شبلی فراز صاحب ہیں پنجاب میں، جن کو کیا گیا ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا مذاق کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اچھا 2 سوال ہیں اور آخری 2 منٹ ہے میرے پاس. ثناء اللہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے جو اپوزیشن کا اتحاد بنایا، اس اتحاد کے اندر جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، وہ ٹی وی پہ اعلان یہ بات کر کے گئے تھے، کہتے کہ ہم اس احتجاج کا حصہ نہیں ہیں. ویسے بھی پی ٹی آئی نے جو 2.5-3 سال احتجاج کر لیا، کیا حاصل ہوا؟ یہ میرا سوال نہیں ہے، کھوکھر صاحب کا سوال ہے. الفاظ میں ان کے آپ کو سامنے رکھ رہی ہوں. کیا حاصل ہوا؟ یہ جمہوریت ہے جی. ہم پاکستان تحریک انصاف ہیں. وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ تفویض آئین حقوق پاکستان کے پلیٹ فارم سے بات کی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس الائنس کا حصہ ہے. الائنس نے جو پچھلے دنوں جو میں سمجھتا ہوں میٹنگز کی، بہت کامیاب ہوئی ہے. اور اس میں انہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز کو، سول سوسائٹی کو، میڈیا کو، نیشنلسٹ کو، تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک چارٹر دیا ہے جی فیوچر کا. ٹھیک ہے. لائے عمل دیا ہے. میں بھی بطور سیاسی ورکر کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئے پاکستان کے مساق پاکستان کی ضرورت ہے. اور انہوں نے جو بات کی ہے ان کا نقطہ نظر ہے. ہم ایک پارٹی ہیں جس کی قومی اسمبلی میں بھی سیٹیں ہیں، سینٹ میں بھی ہیں، 4 صوبوں میں بھی ہیں، اور پاکستان کی مقبول جماعت ہیں. ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. ہمارے ساتھ جو ظلم، جو جبر، جو فسطائیت کی جا رہی ہے، میرا ویسے تو اس کے باوجود ہم پرفارم کریں. ویسے میرا مصطفیٰ بھائی سے ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ بھائی، آپ نے تو ہوٹل بک کروایا تھا اپنے اس کے لیے، تو انہوں نے تو آپ وہاں تو انہوں نے میٹنگ نہیں کرنی تھی، تو پھر آپ نے میٹنگ کہاں کی جی؟ یہ تو ہمیں بھی پتا. اور ٹیلی فون کر کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ وہاں پہنچ جائیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یار یہ لوکیشن ہے. جب لوگ وہاں پہنچے تو ان کو فارم ہاؤس تھا. تو ان حالات میں آپ نے میٹنگز کی، تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی یہ قومیں، یہ لیڈرز اور امن جدوجہد کرتے رہے، جمہوریت کی بحالی تک، جمہوریت کی بحالی تک، آئین کی بحالی تک، آئین کی عملداری تک، سول لبرٹیز تک، آپ کے حقوق تک، عوام کے حقوق تک، ہماری پرامن سیاسی جدوجہد. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس.
के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर से हलचल, बयानिए और ताकत की नई जंग में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ इख्तदार की कुर्सी पर बराजमान हुकूमत जो बज़ाहिर मुतमईन नजर आती है, मगर ऐसा लगता है कि जैसे अंदरूनी खाना कई सियासी और कानूनी चैलेंजेस इनके ताक़ुब में हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो अपनी एहतजाजी तहरीक से खुद को दोबारा से मनवाने की कोशिश कर रही है। एक अहम सवाल ये जानना है कि PTI के एहतजाज के अगले राउंड से क्या हुकूमत परेशान है या नहीं। शहर इक़्तिदार में आजकल जहां PTI के सियासी और पार्लिमानी मुस्तकबिल पर बहस हो रही है, 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, वहीं पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ब्यूरोक्रेसी के बारे में ट्वीट ने एक नई बहस को छेड़ दिया कि क्या हुकूमत में सब अच्छा चल रहा है। सवाल यह भी है कि एक सीनियर वजीर के इंकिशाफ के बाद क्या हुकूमत यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी या फिर कोई आला सतही तहकीकाती कमेटी भी बनाई जाएगी। आज आसिफ की मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, वहीं पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की उन्होंने। सवाल यह है कि क्या हुकूमत में सब ठीक चल रहा है। इन सियासी मुलाकातों में मुलाकात कितनी है और सियासत कितनी है। दूसरी तरफ अपोजिशन पंजाब असम्बली के बाद आज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट को भी असम्बलियों से आउट कर दिया गया। यह नुक्ता जरूरी है जानना कि अपोजिशन के बगैर पाकिस्तानी हुकूमत और जमहूरियत का जो चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है, क्या हुकूमत इसके बारे में नहीं सोच रही। इसी पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर ममलकत बराए मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे सबसे पहले तो खेलदास साहब बताइएगा, ऑपोजिशन की बातें तो होती रहेंगी, ये गवर्नमेंट के अंदर सर क्या चल रहा है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट और फिर उनकी मुलाकातें और फिर उस किस्म के बयानिए के बाद ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट में भी कुछ उथल पुथल चल रही है। मामला क्या है? देखें, सब कुछ ठीक है और ज़बरदस्त चल रहा है। हुकूमत पाकिस्तान अपनी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुआशी जो कामयाबियां हैं, और हम 14 अगस्त को सेलिब्रेशन कर रहे हैं मार्का हक़ की, और जो हमने दिफाई और सिफारती हमने कामयाबियां हासिल की है। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो आपने सवाल किया, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, मेरे मौसन भी हैं और हमारे अहम वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका एक तजर्बा है। उन्होंने जो अपना नुक्ते नज़र एक्स पे जो लिखा है वो ज़रूर एक इंफॉर्मेशन बेस है, उनके पास वो मालूमात है जिसका उसने इज़हार किया है, और ये एक दौर की बात नहीं है, इस हमारी हुकूमत की एक की बात नहीं है, ये कई सालों से कई हुकूमतों से होता आ रहा है। ऐसे हर जो जिस तरह सियासतदानों में, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी में या कहीं और इदारों में, हर जगह पे ऐसे लोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर जगह परफेक्ट नहीं है। ज़ाहिर है करप्शन भी है, करप्शन जिस तरह जो 4.25 साल की हुकूमत में उसमें ज़्यादा इंडेक्स था, हमारी हुकूमत में कम हुआ है। हुकूमतों की कोशिश होती है कि करप्शन पे काबू पाया जाए, उसके बावजूद भी ज़रूर ऐसे लोग हैं जो मुल्क का या जो जिस तरह असासे बनाने की बात हो या बाहर ड्यूल नेशन लेकर असासे बनाने की बात हो, ये सिलसिला है जिसका उन्होंने एक बरमला इज़हार किया है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो मतलब हुकूमत की विल है कि ये जो बुराई कोई भी हो उसको जो है उसको ख़त्म करना है, उसके लिए सदेबाप करना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसको अब अपनी मानाओं से लेना, उसमें साजिशें निकालना, उसमें मैं समझता हूँ ये जो ख्वाजा साहब, इस दफ़ा तो उन्होंने नाम नहीं लिया। बिल्कुल सर, हम तो दुआ करते हैं कि इस मरतबा तो ख्वाजा साहब ने नाम नहीं लिया। अगर तो मौजूदा सिस्टम और मौजूदा हुकूमत करप्शन के इस हद तक खिलाफ है भी और कार्रवाई भी करेगा। अगली मरतबा ख्वाजा आसिफ साहब जब भी ट्वीट करेंगे डेफिनेटली बताएंगे कि गवर्नमेंट ने किन लोगों को जो है वो हिरासत में लिया और कितना पैसा या कितनी करप्शन थी जो कि वापस हुई और उसको बेनकाब करेंगे। आपने सर आगाज़ पे 14 अगस्त के हवाले से बात की। 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी है। आप लोगों के सेलिब्रेशन के साथ साथ PTI तो एहतजाज भी करेगी, उस एहतजाज का आप लोग कैसे नबरदाज़मा होंगे, क्या करेंगे? देखें, PTI ने 5 अगस्त को जो कश्मीर योम कश्मीर था, योम कश्मीर इस्तिसाल था, उस पर उन्होंने कोशिश की तकसीम करने की। उन्होंने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के बजाय मैं समझता हूँ ये मोदी से इज़हार यकजहती करने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान की आवाम ने उनको मुस्तरद किया। कहीं पे भी जहाँ जिस सूबे में उनकी हुकूमत है वहाँ पे पूरे सूबे में 5000 लोग भी नहीं वो निकाल सके। तो लोग इनकी सोच से तंग आ चुके हैं। लोग
लोग इनको मुस्तरद कर चुके हैं। तो 14 अगस्त एक कौमी दिन है जिस पे कोई भी जमात का ये दिन नहीं है, सब जमातों का दिन है, पूरी कौम का दिन है। उसमें एक ही झंडा होता है सबके हाथ में, एक ही बात होती है। तो उस दिन में इस तरह की मतलब तकसीम करने की कोशिश या इंतशार लाने की कोशिश, तो मैं समझता हूँ ये कोई भी मोहब्बत वतन पाकिस्तानी ये इसकी इजाज़त नहीं देगा। और ये हम पार्लियामेंट में जो इनकी पार्टी मौजूद हैं, जो लोग हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे और हिकमत अमली भी बनाएंगे कि किस तरह इस इंतशार को रोकेंगे। तो हुकूमत बिल्कुल तैयार है। जिस तरह 5 अगस्त को भी इन्होंने बहुत कुछ कहा कि हालांकि सड़कें भी खुली हुई थी, कई कंटेनर नहीं लगे हुए थे, हिफाजती हवाले से सिर्फ पुलिस चौकस थी, खड़ी थी, मगर कोई इंतशार की इजाज़त नहीं थी, ना इंतशार कर सके, ना लोग इनके लिए निकले। तो 14 अगस्त को भी ये अगर इस तरह कोई कोशिश करेंगे तो हुकूमत उनसे निपटेगी। मैं समझता हूँ ये दिन हम सबका है। और ये जो 14 अगस्त है दूसरी पहले भी हम सेलिब्रेट करें, मगर ये मुनफरद है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है, हमने दिफाई तौर पर हमारी अफवाज ने कामयाबी हासिल की है, हम उसकी भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो हमें जो आप देखें, पहलगाम से पहले पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आज पाकिस्तान सिफारती हवाले से कामयाब पाकिस्तान खड़ा है, आज मुआशी तौर पर पाकिस्तान कामयाब है। जो दुश्मन हमें ताने देता था, जो कहता था ये कौम कमज़ोर है, ये मुल्क कमज़ोर है, इनके पास वसाइल नहीं है, ये क्या जंग लड़ेंगे, इनके पास तो पैसा नहीं है, इनके पास पेट्रोल नहीं है, वो अपने आप को ताकतवर समझता था, उनको तकब्बुर था, गुरूर था। हमारी अफवाज ने, हमारे फोर्सेस ने, हमारे इदारों ने उनको नाकाम किया, उसके गुरूर को तोड़ा। पाकिस्तान ने, हाँ बिल्कुल सही, पाकिस्तान ने जो है वो नाको चने चबवा दिए, बिल्कुल। लेकिन सर क्या ही खूबसूरत हो कि 14 अगस्त को यौम आज़ादी भी मनाया जाए और आप किसी भी इंतशार को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त दे दें, ताकि वो किसी एक मकाम के ऊपर अपने लोगों को इकट्ठा करके जलसा कर लें, आज़ादी की सेलिब्रेशन भी हो जाएंगी, इंतशार भी नहीं होगा। क्या आपका नहीं ख्याल कि ये खूबसूरत तजवीज़ है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए? देखें, जो पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता, जो वो कहता है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, हकीकी आज़ादी आप पूछें जाके हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है, आज़ादी की नेमत क्या है। हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी है, हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान आज़ाद करवाया, उनके ये जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, उसको आप हकीकी आज़ादी, कौन सी आज़ादी आप चाहते हैं? हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमारा एक दुश्मन था, हमने उनको शिकस्त दी है, हमें वो सेलिब्रेशन करनी है, अपनी आज़ादी की खुशी मनानी है। तो ये इस किस्म की, मतलब मैं समझता हूँ एक अलहदगी पसंद सोच होती है, मुल्क दुश्मन सोच होती है कि जो जश्न आज़ादी को तस्लीम ना करे, जो पाकिस्तान को झंडे को उस दिन उठाने के बजाय अपना कोई झंडा लेकर आए। तो ये तो मेरे ख्याल में मोहब्बत वतनी नहीं है। मैं तो नहीं किसी को सर्टिफिकेट दे रहा, मगर ये सोच, इसकी मैं मुखालफत करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। इस सोच को, इसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम इस सोच के साथ नहीं है। पाकिस्तान की अवाम अपने मुल्क वतन और उनकी, ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हमारी सियासत है, ये मुल्क है तो हमारी मईशत है। तो हमने जब कामयाबी हासिल की, हम आज हमारा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में उफक के साथ एक अहमियत के साथ खड़ा है। तो हमें इसको सेलिब्रेशन करना चाहिए, ना कि इसको कमज़ोर करने, इसको और दुश्मन को ये मौका देने के लिए इस किस्म की जो उनकी मीडिया जो है जश्न मनाए, उनको मौका दिया जाए। हमें तो मिलकर ये दिन सेलिब्रेट करने चाहिए। हमारे अगर मसाइल है, हमें मिल बैठकर बात करनी चाहिए, मगर इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है। इंसाफ को एटलीस्ट अपना विजन क्लियर करना चाहिए कि वो एहतजाज किस नौयत का करना चाहते हैं, सड़कों पर एहतजाज की नौयत क्या होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्लियर करना चाहिए। या आप अपनी बात में बिल्कुल वजह हैं। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब, हमारे लिए वक्त निकाला। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को होने वाला एहतजाज कामयाब हुआ या नाकाम, इसका तो फैसला भी नहीं हो सका, मगर अडियाला जेल में कैद इमरान खान साहब ने 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी पर फिर से सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ को 26वीं आईनी तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी है। ये जानने की ज़रूरत है कि क्या 26वीं आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत देना 27वीं आईनी तरमीम के लिए कोई रास्ता हमवार कर सकती है। हैरत की बात यह भी है कि एक तरफ शहबाज सरकार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देती है तो दूसरी तरफ अपोजिशन को कॉर्नर करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही अपनी अपनी इंतहाई पोजीशन को नहीं छोड़ देते तो तब तक मुज़ाकरात मुमकिन है या मुज़ाकरात की बातें महज वक्त गुजारी के लिए की जा रही हैं। यह भी जानना जरूरी है कि आज जैसे पीटीआई के लिए पॉलिटिकल स्पेस का दायरा मजीद तंग हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में पीटीआई के पास सियासी ऑप्शंस क्या हैं। 14 अगस्त को भी 5 अगस्त जैसा ही एहतजाज होता है तो उससे क्या बदलेगा? असेंबलियों से इस्तीफे या ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट? क्या पीटीआई की एक और सियासी गलती मानी जाएगी या फिर पीटीआई को अपनी हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत है ताकि मकबूलियत पीटीआई की एक तरफ तो है मगर पीटीआई का रास्ता ना और सफ़र ना रुक सके। दूसरी तरफ जहां ज़राए से पिछले 2-3 सालों को लेकर अरबों रुपए की दास्तानें और स्कैंडल्स हमारे सामने आ रहे हैं, वहीं पर हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी ब्यूरोक्रेसी की लूटमार की रिपोर्टिंग करते हुए नजर आए हैं। एक अहम नुक्ता यह है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की दलेरी है या फिर उन्होंने बेबसी का इजहार किया। सियासी पंडित मानते हैं कि हुकूमत ऊपर से जितनी नॉर्मल है अंदर से उतनी ही डिस्टर्ब भी है। इन बातों में कितनी सदाकत है कि हुकूमत के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो हमें 2 रुखों पे नज़र आती है। एक तरफ एहतजाज और सिर्फ एहतजाज है, जबकि दूसरी तरफ सख्ती है, उससे भी ज़्यादा सख्ती है और फिर और इंतहा की सख्ती है। इस सियासी निज़ाम को और पाकिस्तान के इस मौजूदा सिस्टम को आप क्या रेट करते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सरवत, आपने बड़ा बलीग जुमला कहा। आपने कहा कि मतलब है कि हुकूमत सख्ती पे सख्ती कर रही है और कह रहे कि जिसके पास इख्तियार और ताकत होता है हालात को डिफ्यूज करने की जिम्मेदारी उसी के पास होती है। तहरीक इंसाफ तो रद्द-ए-अमल करिए ना, जब आप उसकी स्पेस जो है जैसे कि आप फरमा रही थी कि तंग से तंग हो रहा है उसका दायरा, तो उसके बाद उनके पास सवाए मुजाहिमत के वो मुजाहिमत टूटी करें, फूटी करें, कमजोर करें, नातवा करें, उससे कतई नजर। मगर हमें तस्लीम ये करना चाहिए कि जी चाहे तहरीक इंसाफ की मुजाहिमत या एहतजाज मौसर है या गैर मौसर, उसके बावजूद पाकिस्तान की सियासत में जो है एक आपको टेढ़ापन नजर आता है और क्योंकि उस पर टेढ़ापन है तो उसका असरात हमारी मईशत पे पड़ते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान का एक इमेज है दुनिया के दीगर ममालिक में, उस पर पड़ता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी पे पड़ता है, क्योंकि आप उसी वक्त ज़्यादा मुस्तहकम भी तमाम महाज पे लड़ सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के जब आप अंदर से स्टेबल हों। अब हमारे यहाँ तासुर ये जा रहा है कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद, चले मैं कसीर तादाद नहीं कहते, बड़ी तादाद जो है वो क्वेश्चन करती है हुकूमत के जायज होने को, उसकी लेजिटिमेसी को। अब गलत है सही, वो एक अलग बहस है। तो इसको इस सिचुएशन को डिफ्यूज कैसे किया जाएगा? इसको सिचुएशन को डिफ्यूज करने का एक ही तरीका है कि जैसे आपने फरमाया कि दोनों पार्टियों ने जो है इंतहाई पोजीशन ली हुई है, लेकिन पहले जो है हुकूमत को जरा सा एक आपको जगह देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप नहायल भी कर रहे हो, आप जेल में मुलाकात पे पाबंदियां भी आयद कर रहे हो, आप अखबार भी ना दे रहे हो, आप तमाम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हो और उसके बावजूद आप ये कहें कि जी अपोजिशन जो है हमसे अच्छी तरह बात करेगी। तो आप तो सांस लेने की जगह देंगे, उसके बाद आप माहौल बनाएंगे, उसके बाद बात हो रही होगी। सर, तो ये माहौल जो बनाने की कोशिश की है, पहले भी हमें याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने जब मुसाफा किया था बैरिस्टर गौहर से, तब भी उन्होंने कहा था कि आइए बैठ के बात करते हैं। अभी हमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी स्टेटमेंट हमारे सामने है कि उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्पेशली 26th अमेंडमेंट को लेके हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए। तो रुकावट सर कहाँ पर है? गवर्नमेंट आपको लगता है कि वक्त गुजारी कर रही है या तहरीक इंसाफ के मुतालिबात इतने सख्त नौइयत के हैं कि हुकूमत को भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा? जरूरत आपके सवाल में जवाब भी है। बात यह है कि हुकूमत जब जब मुज़ाकरात की पेशिश करती है उससे पहले वो कोई बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप उठा चुकी होती है। आप ये देखिए ना कि 26वीं तरमीम के बाद आपने कहा जी मुज़ाकरात कर लें, लेकिन 26वीं तरमीम आपको पता है कि उसने जो है हमारी अदलिया को, आला अदलिया के कहते हैं बालों पर काट दिए। समझ में आने वाली बात है। उसके बाद फिर वो कहते हैं आइए मुज़ाकरात करें, लेकिन उससे पहले आपने क्या किया? उससे पहले आपने लोगों को नाअहल कर दिया।
آپ نے کوئی اور ایکسٹریم ایسا کہتے ہیں اقدام اٹھا لیا کہ آپ جو ہیں کہتے ہیں نا کہ اس کو دیوار میں چن کے دیوار میں لگا کے کہتے ہیں آئیے 2 چانٹے مار کے کہتے ہیں آئیے بات کریں. تو جب تک انہوں نے 2 چانٹے مارے اس کے خلاف اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی پیشکش کی. بات ہوتی گفتگو کی پیشکش کرنے سے پہلے آپ کو ایک کام چاہیے ہوتا ہے, آپ کو کام اینڈ کوائٹ چیزوں کو کریں. تو ہمارے یہاں جو حکومت بار بار کر رہی ہے اور میرے خیال میں اس کی وجہ سے ہمارے یہاں مہاذرائی میں کمی نہیں آ رہی بلکہ سچویشن اور زیادہ ایکسپلوسو ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ کہ ایک کے بعد دیگرے انتہائی قدم اٹھائے جا رہے ہیں. آپ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ اپنے حق میں کیا, اس کے بعد آپ نے کہا یہ ہم مذاکرات کر لیتے ہیں. تو آپ کو پورا وہ ٹریجیکٹری دیکھ لیں, اس میں اس وقت انہوں نے بات چیت کی بات کی جب انہوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے حزب اختلاف مزید گھائل ہو گئی, مزید کمزور ہو گئی. جناب ٹھیک ہے, لیکن سر آپ کو نہیں یہ لگتا, کیونکہ میری اس 5 اگست کے احتجاج سے پہلے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں سے بات چیت ہوئی تھی تو اس میں ہمارے سامنے ایک یہی موقف آیا تھا کہ ہم نے پنجاب حکومت کو بھی اپیل کی ہے, درخواست دی ہے, ڈی سی کے پاس بھی درخواست گئی ہے کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے. آپ کے نزدیک کیا حکومت تحریک انصاف کی موجودہ سچویشن سے بھی خوف زدہ ہے کہ انہیں جلسوں کی اجازت نہیں دیتی, جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر آتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں, جگہ جگہ پر ناکے لگتے ہیں, پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں, ایون دو کہ اسلام آباد میں بھی انہیں اجازت نہیں ملی باقاعدہ درخواست دینے کے باوجود, لاہور میں بھی انہیں اجازت نہیں دی گئی حالانکہ درخواست انہوں نے ڈالی ہوئی تھی. تو یہ حکومت کے خوف کو ظاہر کرتا ہے, یہ کیا آپ کو لگتا ہے کیوں گورنمنٹ اتنی پریشان ہے, کیوں اجازت نہیں دیتی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں جو جبر ہوتا ہے یا طاقت کا استعمال ہوتا ہے وہ طاقت کو نہیں بلکہ کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے حکومت کا ہدف یہ کہ تحریک انصاف کے تحریک میں کسی بھی قسم کا ماس کانٹیکٹ کیمپین کے اندر مومنٹم نہ آ سکے. اس مومنٹم کو روکنے کے لیے آپ جو ہے ایک جو ہمارا آئین جس کی اجازت دیتا ہے احتجاج کی, کہتے ہیں جلسے جلوس کی, آپ وہ احتجاج کی اجازت نہیں دے رہے. اب جب یہ ہوتا ہے صرف تحریک انصافی کی بات نہیں, اور بھی کچھ قوتیں ہیں جن کو آپ اجازت نہیں دیتے مگر بعض قوتوں کو دے دیتے ہیں. تو ہماری سلیکٹو معیار ہے جمہوریت کا. جب آپ سلیکٹو معیار رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو پاپولر فورسز ہوتی ہیں ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اعتدال پسند ہے ہو سکتا ہے وہ سائیڈ لائن ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ جمہوری تحریک دم توڑ دے, لیکن معاشرے میں جو ڈسنٹ ہے, جو اختلاف ہے, وہ تو ختم نہیں ہوا. تو خدا کے لیے جو آپ کی مین اسٹریم پرو پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو کہ پرو فیڈریشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ ان کا گلا نہ گھوٹیں, ان کو آپ سانس لینے دیں, انہیں کو نہیں جو مطلب ہے کہتے ہیں کہ جی ہم پورا جس کا حق ہے اس کو ایٹ لیسٹ اس کا جمہوری حق جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. سر جمہوریت بہترین انتقام ہوتی ہے اور جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے. جب آپ جمہور کے پاس ہی نہیں جائیں گے تو پھر اس کو انتقام میں کیسے تبدیل کریں گے, کیسے جمہوریت کا راستہ ہموار کریں گے؟ آپ یہ جو عمران خان صاحب نے یا پاکستان تحریک انصاف نے فی الوقت یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بائی الیکشنز کا بائیکاٹ کریں گے, آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ بڑا مدبرانہ قسم کا ایک فیصلہ ہے جس کو ہمیں واقعی کہنا چاہیے کہ بڑا خوشائند قدم اٹھایا انہوں نے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کھلا میدان چھوڑ دینا پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ناکامی ہوگی؟ دیکھیے 2 باتیں پی ٹی آئی کے سامنے بڑی سٹارک چوائسز ہیں. پہلے کہ اگر وہ انہوں نے الیکشن لڑ کے دیکھ لیا, انہوں نے آئین و قانون کے مطابق چل کے دیکھ لیا, لیکن انہیں پتہ چلا کہ جو ڈیک ہے وہ ان کے خلاف, انہوں نے مطلب جو میدان شطرنج ہے ان کے خلاف ہے, ان کو اجازت نہیں دے رہا کہ وہ ایون ہینڈڈ کہتے ہیں ایون پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی ہے. تو اس میں حصہ لیں گے, ہو سکتے تب بھی ہار جائیں, کیونکہ آپ نے پورا سسٹم ہی کو جو ہے فلاڈ سسٹم بنا دیا, کرپٹ کر دیا اس سسٹم کو. تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جناب وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو استعفیٰ دیا تھا اپنی اسمبلیوں سے اس امید پہ کہ آئین کے مطابق 3 ماہ میں انتخابات ہو جائیں گے, لیکن نہیں ہوئے. آپ نے جو ہے فروری کے انتخابات میں بلہ چھین لیا, پارٹی کو لڑنے نہیں دیا, پھر جب وہ جیتے بھی تب بھی آپ نے ان کو نہیں جیتنے دیا. تو ان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے. تو وہ اب وہ مطلب ہے آپ بعض لوگ بالکل کہیں گے کہ جی ان کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے, میں بھی انہیں لوگوں میں ہوں گا, لیکن اگر آپ آن دا ادر سائڈ آف دا فینس کھڑے ہوں تو غالباً آپ بھی یہ کہیں کہ جناب فائدہ کچھ نہیں ہے. ہم الیکشن لڑ لیں تو ہار جائیں گے, ہم الیکشن نہ لڑیں تو ہم ہار جائیں گے, ہم اسمبلی میں پہنچ جائیں تو ہمیں ہماری شناخت نہیں دی جائے گی, ہمیں مارا جائے گا. تو یہ اس وقت ان کے سامنے مشکل ہے, جس کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے اس طرح کے فیصلے کری کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی میں سمجھتا ہوں ذمہ دار حکومت بھی ہے. بہت شکریہ سر, تھینک سو مچ. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.